सीरिया में केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर एचटीएस का बहुत बड़ा बयान। दमिश्क में केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं, ये एचटीएस यानी विद्रोही गुट की तरफ से कहा गया। केमिकल वेपन को लेकर दुनिया ने चिंता जताई थी, ये कहा गया है अब एचटीएस की तरफ से कि कब्जे के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं विद्रोही, ये कहा गया था। लेकिन अब एचटीएस की तरफ से ये कह दिया गया है कि दमिश्क में केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ नहीं है, क्योंकि हालात भी आप देखें, हालात किस तरह से वहां पर बदलते नजर आए कि जैसे जैसे तेजी के साथ विद्रोही आगे बढ़े, लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, असद के सैनिक वहां पर पीछे हटे। और क्या यही वजह है, क्या यही वजह है सुमित, जो खबर आ रही थी पश्चिम की तरफ से कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, इसको झुठला दिया गया। मैं आऊंगा फिर से आपके पास। एक और बड़ी खबर, सीरिया के मदाया शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। असद की सेना भागने से आम लोग खुश हैं। ये देखिए आम लोगों के बीच खुशी किस कदर है। दमिश्क में उत्तर पश्चिम में मदाया शहर है, खुशी के मारे लोग सड़कों पर निकल आए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ही विद्रोही सेना पहुंची है मदाया में, वहां पर कैसा मंजर था। लोगों ने खुशी में नारेबाजी की है, समर्थन किया है विद्रोहियों का। और एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों ने भी सीरिया छोड़ दिया है। तुर्की की ओर गया है रूसी सेना का काफिला। डेर एज जोर की सड़कों से होकर यह काफिला गुजरा है। और आपको याद होगा सुबह ही हमने जब आपके सामने इस खबर को ब्रेक किया था, तब उस वक्त ही यह सवाल भी हमने उठाया था कि क्या ये जो तस्वीरें रूसी सैनिकों के सीरिया छोड़ने की इस बात का संकेत है कि क्या वो कभी भी मूवमेंट हो सकता है, क्या कभी भी वो पल आ सकता है जब हम आपके सामने खबर ब्रेक करें कि बशर अल असद भी सीरिया से भाग गए हैं, उन्होंने भी सीरिया छोड़ दिया। और हुआ वही। और एक और बड़ी खबर, सीरियाई बॉर्डर की तरफ बढ़े इजरायली टैंक। अल हमीदिया इलाके में घुसे इजरायली टैंक। नॉर्दर्न कमांड ने बफर जोन में हमला किया है। तो ये देखिए इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। सीरियाई बॉर्डर की तरफ इजरायली टैंक बढ़े हैं। अल हमीदिया इलाके में इजरायली टैंक घुसे और इजराइल चाहता है इस पूरे इलाके में एक बड़ा बफर जोन बनाना। नॉर्दर्न कमांड ने बफर जोन में हमला किया है। तो देखिए एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई कैसे सीरिया को छोड़ा है रूस के सैनिकों ने, और दूसरी तरफ अब जो इजरायली सैनिक हैं वो बफर जोन बनाने के लिए सीरिया के बॉर्डर की तरफ घुसे हैं। और यही तो पूरी रणनीति थी सुमित, जिस तरह से इजराइल और जो पश्चिमी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका, विद्रोहियों के समर्थन में उतरा हुआ था। मुझे जब भी ये तस्वीरें लगातार पिछले 24 घंटे से देख रहा हूं, मुझे लगातार अफगानिस्तान की याद आ रही है जो 2021 में हुआ। मैं उस समय वहां मौजूद था। वहां पर ऐसे ही बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स ने 24 घंटे से भी कम के अल्टीमेटम में पूरा इलाका खाली कर दिया, पूरा देश खाली कर दिया। और अभी वो सीरिया में हो रहा है। सीरिया में कौन कौन मौजूद है? अमेरिका मौजूद है, रशिया मौजूद है, ईरान मौजूद है। ये दुनिया की वो सुपर पावर्स हैं जो अपने आप अपनी आर्मी के लिए मशहूर है, अपने ऑपरेशंस के लिए मशहूर है। लेकिन हुआ क्या कि रशिया को यहां से निकलना पड़ा, अमेरिका पीछे हट रहा है, इजराइल लगातार गोलान हाइट्स में बैठ गया। और ये ऐसा हो रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए बड़ा झटका था और सीरिया में रशिया के लिए बड़ा झटका है। तो निश्चित तौर पर दोनों सुपर पावर एक दूसरे को लगातार आप कह सकते हैं माइल्ड करने के लिए, कम करने के लिए, एक दूसरे को उनके पैर उखाड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाते हैं। और ये बहुत क्लियर था करुणा कि अमेरिका और सीरिया और इजराइल लगातार इन इलाकों से ईरान को, रशिया को हटाना चाहते थे, क्योंकि अगर ये हट जाते हैं तो हिजबुल्लाह अपने आप में खत्म हो जाएगा, उसकी रसद की लाइनें कट जाएगी। होम्स में आपको बताऊं वो इलाका था जो एक कम्युनिकेशन का काम करता था इजराइल, आप कह सकते हैं कि लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ, यहीं से सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन लगातार डिलीवर किए जाते थे। लेकिन अब होम्स का टूट जाना मतलब है कि हिजबुल्लाह का लगभग खत्म हो जाना। साउथ लेबनान में हमने इजराइल के ऑपरेशन देखे, लगातार वो कैसे ऑपरेशन चला रहा था। लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि ना सिर्फ होम्स से बल्कि टॉटस एयर रशियन बेसिस से लगातार उनको मदद मिल रही थी, आप कह सकते हैं सी रूट से।
और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था कि ना सिर्फ उन सी रूट्स को कैंसिल करे बल्कि होम्स को पूरी तरीके से कोलैप्स करे, और वो हमने होता हुआ देख भी लिया कि अब ये दोनों इलाकों से रूस की और ईरान की मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी है। यानी इजराइल के लिए, यानी जहां पर जिस शहर में विदेशी ताकतें मौजूद थी सीरिया में, खासतौर पर रूस और ईरान, वहां पर कब्जा किया गया और उसके बाद ही काउंटडाउन भी शुरू हुआ। एक और बड़ी खबर का सुमित हम रुक कर रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों की जीत पर तुर्की में जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीरियाई मूल के लोगों ने जश्न कैसे मनाया वो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आप। इस्तांबुल में सड़क पर उतरे हैं बड़ी संख्या में लोग, राष्ट्रपति महल को गिराने के नारे लगाए गए। तो ये देखिए तुर्की जो कि असद सरकार के खिलाफ लगातार खड़ा हुआ था और विद्रोहियों को बड़ी मदद पहुंचाई जा रही थी। जैसे खबर आई दमिश्क में दाखिल हो रही की विद्रोहियों की, इसके बाद वहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया लोगों ने सड़कों पर उतर के। तो तुर्की जो कि सीरिया का पड़ोसी मुल्क है, वो सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों के हमले का मुख्य समर्थक है। सीरिया के ताजा घटनाक्रम पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने क्या कहा, ये सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करते हैं। और सुमित यहां पर हम देखते हैं, बता रहे हैं दर्शकों को कि एर्दोगान जो कि राष्ट्रपति है तुर्की के, वो क्या बोल रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों की सफलता नई वास्तविकता है, ये जो लगातार एर्दोगान समर्थन कर रहे थे विद्रोहियों का। हमारी इच्छा है कि सीरिया को वो शांति मिले जिसके लिए 13 वर्षों से लगातार सीरिया तरस रहा था। अगली बड़ी बात वो क्या बोल रहे हैं, हम एक ऐसा सीरिया देखना चाहते हैं जो अपनी पहचान के साथ शांति के साथ रहे। और साथ क्या बोल रहे हैं एर्दोगान, राष्ट्रपति बशर अल असद ने अच्छे संबंध स्थापित करने के तुर्की के प्रयासों को खारिज किया। यानी वो बता रहे कि तुर्की ने कोशिश की लेकिन असद की वजह से जो हालात है वो खराब हुए। सिवाज सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से इराक, जिस तरह से ईरान और सबसे बड़ी ताकत के तौर पर रूस खड़ा रहा लगातार बशर अल असद के समर्थन में, इसके बावजूद वहां पर सेना का कमजोर होना, रूस की सेना का वहां से भाग जाना, यह कैसे संभव हुआ? हाँ बिल्कुल, देखो ये अभी आप करूँ ऐसे समझना पड़ेगा। ये आपको पता है कि सीरिया करीब 50 साल से जो बशर असद, उसके पहले पिताजी और अब 2000 के करीब बशर असद जो इसको गवर्न कर रहे थे, तो एक प्रकार से पूरा कब्जा था और बड़े कंट्रोल कर रखा था सीरिया पे। लोग खुश नहीं थे मगर इन्होंने अनार्की की हुई थी और इसकी मदद कर रहा था रूस और ईरान। और रूस जो था वो बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था सीरिया के गवर्नमेंट के साथ, बशर असद, और इसी प्रकार से ईरान। जैसे अभी सुमित ने भी बताया कि जो लैंडलाइन थी, होमस वगैरह, वहीं से सप्लाई चेन आती थी ये इनके पास, और इनको सीरिया को अभी तक जो 2016 के बाद ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं होगा। मगर अब ये मौका देखा गया अमेरिका और टर्की ने, क्योंकि रूस जो इन्वॉल्व था यूक्रेन लड़ाई में और ईरान इन्वॉल्व था इजराइल और मिडिल ईस्ट में, ये उन्होंने मौका देखा कि अब जो रेबल्स हैं अगर अटैक करते हैं तो सीरियन फोर्स की मदद के लिए ना रूस आएगा और ना ईरान इतनी मदद कर सकेगा। और यही हुआ कि जो रेबल्स हैं उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली पहले नॉर्थ से एलेप्पो को जीता, उसके बाद हामा, होमस और दरा, और उसके बाद और ऐसा साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई और यहां पर रूस और जो ईरान है वो भी कमजोर साबित हुए हैं विद्रोहियों के सामने।